नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो नाटक है। नाटकों में हम प्रमुख कथन एवं प्रमुख पात्र देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम यह देख रहे हैं। यह जो है हम भारतेंदु के नाटकों से प्रारंभ करेंगे। भारतेंदु का नाटक जो है वह है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक यह 1881 में प्रकाशित होता है। यह नाटक कुल 6 अंकों में विभक्त है। यह प्रहसन शैली में लिखा हुआ है। यह नाटक तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण करता है, यानी कि व्यंग्यात्मक नाटक है। अभी इस नाटक की विषय वस्तु देखेंगे। मनोरंजन को आधार बताकर तत्कालीन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार। नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी एवं समझदार बनने की नसीहत दी गई है और नाटक में आदर्शहीनता, नैतिकता और सामाजिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत एवं नीति वचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पारसी थिएटर का थोड़ा प्रभाव है। इस नाटक में कुल 6 अंक है। अभी ये 6 अंकों का नाटक है। यहाँ पर भारतेंदु का यहाँ पर देखते हैं कि पहले अंक का स्थान जो है वह है बाह्य प्रांत है। इसमें महंत नारायण दास एवं गोवर्धन दास, महंत के 2 शिष्य हैं, नारायण दास एवं गोवर्धन दास, और वह महंत के साथ आ रहे हैं बाह्य प्रांत यानी राज्य के बाहर प्रस्तुत होते हैं। और महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों यानी भिक्षा मांगने के लिए दोनों को भेजते हैं, गोवर्धन दास को और नारायण दास को। पश्चिम की तरफ गोवर्धन दास जाता है और पूर्व की ओर नारायण दास जाता है। अधिक लोभ न करने का उपदेश देता है, यानी यहाँ पर गोवर्धन दास यह लोभी शिष्य है और नारायण दास यह लोभी शिष्य नहीं है। दूसरा अंक है बाजार स्थान, यानी दूसरे अंक का स्थान बाजार होता है। इसमें गोवर्धन दास जाता है बाजार में और सब कुछ टकेसेल देखकर चकित हो जाता है। बाजार में इस दृश्य में कबाब वाला, नारंगी वाला, घासीराम, चना वाला, हलवाई, कुजड़ीन, सरजी वाली, मुगल मेवा वाला है, पाचक वाला, मछली वाला, साइत वाला ब्राह्मण है, बनिया जैसे पात्र आते हैं और अपना अपना सौदा बेचते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुडजीन कुड कुड कुजडीन के माध्यम से बताया है। हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर, वही ब्राह्मण का अपनी जात बेचना धर्म एवं कर्म से विविध हो जाया दर्शाया है। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर किया, यानी पाचक वाले के द्वारा जो देश में भ्रष्टाचार है वह बताया है। साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यानी यहाँ पर भ्रष्टाचार दिखाया है। तीसरे अंक का स्थान है जंगल, यानी तीसरे अंक का स्थान है जंगल। जंगल में गोवर्धन दास 7 पैसे खरीदी हुई और 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी से मिलता है, यानी यहाँ पर गुरुजी से वह मिलता है जो 2.5 सेर की 7 पैसे वह भिक्षा मांग कर लाता है गोवर्धन दास, और वो 7 पैसे से 3.5 सेर मिठाई खरीदता है और वापस गुरुजी के पास जाता है। वे बैठते, यानी वहाँ पर वो जागते हैं। बच्चा किस धर्मांध की कृपा हुई, यानी वह महंत कहते हैं कि गोवर्धन दास को बच्चा किसकी कृपा हुई है। गोवर्धन दास टकेसेर वाली दास्तान सुनाता है, यानी जो टकेसेर से वाली दास्तान जो भी सुनाए वह सुनाता है, जिसे सुन गुरुजी को नगर के बाहर आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं, पर गोवर्धन लालच में पड़कर उनके साथ नहीं आता है, यानी लालच में रहकर वह यहीं पर रुकता है। चौथा अंक है राज्यसभा, यानी चौथे अंक का स्थान जो है वह है राज्यसभा। इस अंक में पीनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी, यानी यहाँ पर एक फरियादी जो है वह उसके पास राजा के पास फरियाद लेकर आता है कि जो मेरी बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई है।
यहाँ पर कल्लू बनिया की दीवार रहती है। कारगिल चुने वाले है। भिश्ती गटेरिया को छोड़कर अंत में कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है, क्योंकि अंत गोतवा उसकी सवारी निकलने के कारण ही बकरी दबकर मर गई थी। यह नाटक का सबसे रोचक अंक है। चौथा अंक राज्यसभा। पांचवा अंक है अरण्य, यानी पांचवा अंक अरण्य है। इस अंक में गर्दन मोटी, यानी इस अंक में जो फांसी का फंदा था वह फंदा मोटा हो जाता है, और जो फांसी देने वाला जो कोतवाल था उसकी गर्दन पतली होती है। तो मोटे इंसान को वह ऐसे ढूंढ कर लाने के लिए राजा कहता है। तो वह वहाँ पर खा पी कर ऐश करके हुए वह मोटा मोटा हुआ जो होता है वह गोवर्धन दास, उसको 4 सिपाही जाकर पकड़ कर ले आते हैं। यहाँ पर अरण्य गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादे के द्वारा पकड़ लिए जाता है। तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीटा जाता है, यानी वह उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी उसको फांसी देने की सज़ा सुनाई जाती है। अभी छठे अंक का स्थान है शमशान। यहाँ पर याद रखिए, जैसे कि गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने का, यहाँ पर गोवर्धन दास को फांसी दी जाती है, तब वह चिल्लाता है कि गुरुजी मुझे बचाओ, ऐसे वो प्रार्थना करता है। तब गुरुजी प्रकट होते हैं अपने चेले नारायण दास के साथ, और वहाँ पर उन्हें वो एक कान मंत्र देते हैं और वह कहते हैं कि फिर गुरुजी कहते हैं कि नहीं, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। फिर उसका शिष्य गोवर्धन दास कहता है कि नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तो इसमें जो राजा और मंत्री कहता है कि आप दोनों में क्या चल रहा है। फिर गुरुजी बताते हैं कि बात यह है कि ये चतुर बुद्धि पर जो महंत बचाने के लिए ये अपना दाव पे चलाते हैं महंत जी और गोवर्धन दास। फिर वह गुरुजी कहते हैं, महंत कहता है कि इस समय में जो ऐसी इस समय में आ- आ- ऐसा मुहूर्त है, जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा। तो अंत में राजा कहता है कि तो राजा को छोड़कर अन्य कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, वैकुंठ नहीं जा सकता, ऐसा वो कहता है, और वो खुद राजा को फांसी दी जाती है। इसमें कुल 28 पात्र है। यहाँ पर एक बात फिर से याद रखिए, पहले अंक का स्थान बाह्य प्रांत है। दूसरे अंक का स्थान बाजार है। तीसरे अंक का स्थान तीसरे अंक का स्थान यहाँ पर जंगल है, और चतुर्थ अंक का स्थान राज्यसभा है, और पांचवें अंक का स्थान अरण्य, और छठे अंक का स्थान शमशान है। याद रखिए। अभी यहाँ पर पात्र देखते हैं। पात्र जो यह महंत है, साधु है, गुरु है, गुरुजी है। महंत, साधु, गुरुजी। यहाँ गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है, जो 7 पैसे भिक्षा मांग कर लाता है और उसकी साड़ी मिठाई खरीदता है। नारायण दास यह महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला यह कबाब विक्रेता है, कबाब बेचता है। घासीराम चना बेचने वाला है। नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला है। हलवाई मिठाई बेचने वाला है। कुजड़ीन सब्जी बेचने वाली है। मुगल मेवे और फल बेचने वाला है। पचक वाला यह चूरन विक्रेता है। और मछली वाला यह मछली बेचने वाली है। मछली वाली ये कि यहाँ पर ये मछली वाली स्त्री है। जात वाला जाति बेचती है। जात वाला यह ब्राह्मण है। राजा का नाम चौपट राजा है, और मंत्री चौपट राजा का मंत्री है, और 2 नौकर जो राजा के 2 नौकर है, 2 सिपाही हैं। अगले पात्रों में और फरियादी राजा से न्याय मांगने वाला है। फरियादी राजा से न्याय मांगता है कि जो मेरी बकरी दबकर मर गई है, इसका न्याय होना चाहिए। कल्लू कौन है? कल्लू बनिया जो है, जिसकी दीवार गिरती है और जिसकी दीवार गिर से फरियादी की बकरी दबकर मर जाती है। कारगिल कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला है। चूने वाला जो है वह जो दीवार बनाते समय मसाला बनाया जाता है, उसको तैयार करने वाला है। भिश्ती जो है यह मसाला बनाता है, तो इसमें पानी डालने वाला है। और कसाई जो है वह भिश्ती के लिए मशक बनाता है पानी डालने के लिए। गटेरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला, यानी गटेरिया जो है कसाई को भेड़ बेचता है। और 4 सिपाही यहाँ राजा के सिपाही है। कोतवाल भी है, जिसकी सवारी निकलती है, और वह जो बेचने वाला है गटेरिया, वह छोटी बड़ी भेड़ न देखकर 1 टके में कसाई को भेड़ बेचता है कोतवाल की सवारी के कारण। माली है और बनिया है।
यह नाटक सदैव प्रासंगिक है क्योंकि अन्याय, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता, मनमान आपकी कायम है। यहाँ पर नीति उपदेश पाठकों को जगाने का आग्रह है। अब इस नाटक के प्रमुख कथन देखेंगे। प्रमुख कथनों में है, प्रथम अंक का जो बाह्य प्रांत है उसमें है राम भजो राम भजो राम भजो भाई, यह महंत पर प्रथम अंक में कहते हैं। ये जो बाह्य प्रांत है, द्वितीय अंक का कथन है जात ले जात टके सेल जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे वेद धर्म कुल कुल मर्यादा सच्चाई सच्चाई बड़ाई सब टके से। यह जात बेचने वाला कौन है? तो ब्राह्मण है, याद रखिए। और यह दूसरे अंक में है, द्वितीय अंक में है और बाजार उस द्वितीय अंक का स्थान है। अगला है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खा जाए, यह गोवर्धन दास कहता है। तृतीय अंक का स्थान जंगल है और तृतीय अंक में है सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजो बास, यह महंत जी कहते हैं। किसको? गोवर्धन दास को। चतुर्थ अंक है राज्यसभा। राज्यसभा में एक कथन है चुप रहो तुम्हारा न्याय ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ किसी की यहाँ भी न होगा, यह राजा फरियादी से कहता है। पंचम अंक का स्थान है अरण्य। अरण्य में क्या है? वेश्या जोरू एक समान, यानी वेश्या जोरू एक समान यानी घर की स्त्री और जो वेश्या व्यापार करने वाली वो स्त्री समान है। अंधाधुंध मचो सब देसा मानहु राजा रहत विदेशा, यह गोवर्धन दास कहता है। और छठे अंक का स्थान जो है वह है शमशान, और शमशान में यहाँ पर महंत का एक कथन है, वह है जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज, ये महंत कहता है। अगला नाटक है भारतेंदु का भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा का प्रकाशन 1880 में होता है। यह भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण करता है, यानी भारत दुर्दशा यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक के विषय वस्तु देखते हैं तो इस नाटक के विषय वस्तु में क्रांतिकारी नाटककार भारतेंदु ने तत्कालीन अंग्रेज राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा के लिए भारत दुर्दशा नाटक की रचना की है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की उत्कर्षता दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। भारतेंदु ने समाज की पतोन्मुखता को नाटक के माध्यम से सामने रखा है। यह एक दुखांत नाटक है, यानी भारत दुर्दशा यह दुखांत नाटक है, याद रखिए। और भारतेंदु ने इस नाटक को लास्य रूपक भी कहा, यानी भारत दुर्दशा यह लास्य रूपक नाटक है भारतेंदु ने कहा। इस नाटक की कथावस्तु 6 अंकों में विभाजित है, यानी भारत दुर्दशा नाटक में भी कुल 6 अंक है, याद रखिए। अभी यहाँ पर पहले अंक में क्या है, दूसरे अंक में क्या है, यह देखेंगे और बाद में वह पात्र परिचय या उदाहरण देखेंगे। पहला अंक एक योगी आकर लावनी गीत गाता है। इसी गीत में वह भारत के प्राचीनतम गौरव एवं वर्तमान दुरावस्था को प्रकट करता है। दूसरा अंक क्या है, तो दूसरे अंक में इस अंक में भारत स्वयं आकर क्रंदन करता है कि जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि को सुचग्र न दाम्यापी, जिना देश केशव द्वारा सुरक्षा प्रदान करते थे, वही के लोग आज क्या कर रहे हैं। अंग्रेजों का राज्य होने पर सोचा था कि हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और दुख और सुख मानकर जन्म बिताएंगे, पर वहाँ भी निराशा ही है। अंत में वह ईश्वर का स्मरण करता है, पर वह भी नहीं करने पाता। तब भय से मूर्छित हो जाता है और निर्लज्जता एवं आशा आकर उसे ले जाती, किसको? भारत दुर्दशा को। तीसरे अंक में जो है वह तीसरे अंक में भारत दुर्दैव आता है और भारत दुर्दशा का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। अकाल, महंगाई, रोग, अनावृष्टि, फूट, बाढ़ के साथ साथ प्लेग, टिकस, काला धन आदि का भी उल्लेख करता है। यहाँ पर जो है अंग्रेजी शासन में हिंदुओं में
सुधार नहीं हुआ और वे अंग्रेज़ों में अवगुण ही ग्रहण करते रहे। आज भी प्राय 95% हिंदू निरक्षर हैं, साक्षरों में कुछ ही सुशिक्षित हैं। इस अंक में ही भारत दुर्दैव के फौजदार सत्यानाश जी आते हैं और भारत के निजी दोष का भारत दुर्दैव के सैनिकों के रूप में विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म की आड़ में भारत की जो दुर्दशा हुई है वह उल्लेखनीय है। मतांतर का अधिक के वर्ण व्यवस्था की चिंता तानी, बाल विवाह, विधवा विवाह, निषेध वृद्ध विवाह, बहु विवाह, समुद्र यात्रा निर्बंध आदि से देश अनवर्ती की ओर जा रहा है। लोग वेदांत का अध्ययन करके तो महाज्ञानी बन जाते हैं, परंतु सो देश की चिंता ही छोड़ देते हैं। चौथा अंक में क्या है देखते हैं। चौथे अंक में, इस अंक में भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भारत भेजता है। यानी जो भारत दुर्दैव किस किस को भारत में भेजता है चौथे अंक में, तो आलस्य, मदिरा, अंधकार को भेजता है। चौथे अंक में इसका भारत में पदार्पण होता है, भारत भेजता है। रोग यहाँ के लोगों पर अट्टहास करते हुए कहता है कि यहाँ के लोग रोग की दवा न करवा कर झाड़ फूक में ही प्राण खो देते। यानी जो बीमारी होती है, बीमारी का वह किसी अस्पताल में इलाज न करते हुए जो भी वह बाबा साधुओं के पास जाकर झाड़ फूक ही करते हैं, में ही इसमें प्राण खो देते हैं। उसी प्रकार यहाँ अफीमची मदकची और आलसी लोगों की कमी नहीं। यानी यहाँ पर आलसी लोग भी है। अज्ञान रूपी अंधकार में भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अविद्या प्रेमी भारत शिक्षा और पठन पाठन को मात्र आजीविका का साधन मानता है। पांचवें अंक में क्या है यह देखेंगे। पांचवें अंक में है, इस अंक में भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए, यानी भारत की जो दुर्दशा हुई है उसको सुधारने के लिए एक कमेटी का बनाई जाती है, जिसमें सभापति तथा अन्य 6 सहभागी है सदस्य है। उस सदस्यों में एक बंगाली है, एक महाराष्ट्रीय है, एक कवि है और एक पत्र संपादक है तथा 2 देशी महानुभाव है। बंगाली सदस्य हज़रते बंगाल वाली प्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ करते हैं। कवि नायिका बनकर अंग्रेजों से स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं, जो औचित्यपूर्ण है। संपादन आर्टिकलबाजी की प्रशंसा में लगे हैं। महाराष्ट्रीय सज्जन स्वदेशी वस्त्र पहनना और सार्वजनिक संस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं। देशी सभ्यजन कुछ कह नहीं पाते, बस चापलूसी को ही ध्येय मानते हैं और अंत में डिसलॉयल्टी पुलिस आकर सभी को पकड़ लेती है, सभी को गिरफ्तार कर लेती है। अभी छठे अंक में देखते हैं। छठे अंक में है भारत भाग्य आता है। यानी भारत भाग्य का पदार्पण किस अंक में होता है, तो छठे अंक में होता है। भारत भाग्य आता है जो प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का संक्षेप में परंतु ओजपूर्ण भाषा में चित्रण करता है। अवर्तमान भारत को दुर्दशा पर उसे ग्लानि होती है। वह परतंत्रा, ईर्ष्या, द्वेष आदि संसार के संपूर्ण कलंकों से लांछित होते हैं, हुए भी मिट्टी नहीं। ऐसे शक्तिहीन देश का मिट जाना ही श्रेयस्कर है। अभी यहाँ पर कुछ गीत की पंक्ति है। दोहु भारत उपजस पंका, मेटहु भारत भूमि कलंका। नाटक के अंत में भारत भाग्य आत्मघात कर लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है तथा नाटक का दुखांत हो जाता है, यानी अंततः दुखमय इसका समापन होता है। अब इस नाटक के पात्र देखते हैं। नाटक के पात्रों में सबसे प्रथम पात्र है भारत। ये प्रतीकात्मक है तो इसके पात्र भी प्रतीकात्मक ही है। भारत नाटक में भारत नायक के रूप में है। भारत दुर्दशा नाटक में भारत जो है यह नायक के रूप में है। वह नाटक के दूसरे अंक में आता है, यानी दूसरे अंक में आता है भारत। नाटक में भारत अपनी अत्यंत दीनहीन दशा पर रोता है और अंत में भारत दुर्दैव के भय से मूर्छित हो जाता है। उसकी यही मूर्छा मृत्यु में बदल जाती है, यानी वो मूर्छित हो जाता है सब कुछ दुर्दशा देखकर और वह अंत मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, मूर्छित हो जाता है, बेशुद्ध हो जाता है।
अगला पात्र है भारत दुर्दैव। भारत दुर्दैव यह नाटक में खलनायक यानी नाटक में खलनायक कौन है इस, तो भारत दुर्दैव है। यह जो अंग्रेजी शासन का प्रतीक है के रूप में आता है। यह एक शक्तिशाली चरित्र है। यह नाटक के तीसरे अंक में आता है, यानी नाटक के तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का पदार्पण होता है। और अगला है भारत भाग्य। भारत भाग्य भारत का एक संयोगी चरित्र है। वह भारत के अतीत का गौरवगान करता है तथा उसे बार बार जगाने की चेष्टा करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता है। अंत में वह आत्मघात कर लेता है, यानी भारत को जगाने की कोशिश करता है भारत भाग्य, लेकिन वह जग नहीं पाता है। अन्य पात्रों में भी ये प्रतीकात्मक सब पात्र है। अन्य पात्रों में है निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी, सत्यानाश, फौजदार, रोग महत्ते, कर, मध्य, आलस्य, अंधकार, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, फूट, डाह, लोभ, भय, अपेक्षा, स्वार्थपरकता, पक्षपात, हठ, शोक, आश्रयभाजन, निर्बलता। जो बंगाली महाराज, जो वह सदस्य की कमेटी बनाई जाती है उसमें बंगाली है, महाराष्ट्रीय है, एडिटर जो संपादक है और देशी महानुभाव है। यह विशेषता नाट्य रासक है, यानी भारत दुर्दशा यह नाट्य रासक में लिखा हुआ है। भारत दुर्दशा का गद्य तो खड़ी बोली में है, लेकिन पद्य ब्रज भाषा में, यानी भारत भाषा नाटक में जो गद्य है वह खड़ी बोली में लिखा है, लेकिन जो पद्यात्मक जो पंक्तियां है वह ब्रज भाषा में है। भारत दुर्दशा हिंदी का संभवतः पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। नव जागरण के दौर में भारतेंदु की इस नाट्यकृति ने एक मशाल की भूमिका निभाई है। भारतेंदु नाटक में भारत का धन विदेश जाने पर लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जात ही है आती खैरी। अब इस नाटक के प्रमुख ये देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, कथन देखते हैं। रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, लड़ी वैदिक जैन डुबाई पुस्तिक सारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। यह योगी गाता है जो लावनी प्रथम अंक में। चौथे अंक में ही यह दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा, यह आलस्य कहता है चौथे अंक में। पांचवें अंक में एक है कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किया है रिस लॉयल्टी के द्वारा यहाँ पर। छठे अंक में है जागो जागो रे भाई, भारत भाग्य बहु तेरे प्रयास कर, जब जगाने में असफल हो जाता है तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है अंततः। यहाँ पर भारतेंदु के दो नाटक हमने देखे। अब जयशंकर प्रसाद के नाटक देखेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में चंद्रगुप्त यह 1931 में प्रकाशित नाटक है। चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना शिखर बिंदु है। यहाँ पर इस नाटक की विषय वस्तु देखेंगे हम। इस नाटक में कुल 4 अंक और केवल 44 दृश्य है। इसमें 11 दृश्य है, 44 ही बोल रहा था मैं, नहीं 44 ही दृश्य है इसमें। कुल 4 अंक और 44 दृश्य है। थोड़ी सी हम इसको देख लेंगे क्योंकि अगली बार यहाँ नाटकों के दृश्य के आधार पर प्रश्न पूछा था पिछली बार। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त यह ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के द्वारा प्रसाद ने भारतीयों के मन में गौरव का भाव जगाने का प्रयास किया है। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा उस संघर्ष में भारतीयों की विजयी को दिखाया गया है, जिससे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रांत लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके। अगला है चंद्रगुप्त का कथानक इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं से लिए, यानी चंद्रगुप्त का जो कथानक है वह जयशंकर प्रसाद ने इतिहास की 3 घटनाओं से लिए है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, यह एक घटना से। दूसरा है नंदकुल का उन्मूलन और सेलुकस की पराजय तथा चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना पर है।
आधारित है। इस नाटक में मुख्य कथा के रूप में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई उपकथा यानी मुख्य कथा के साथ कई उपकथाएं भी चलती हैं। जैसे जैसे सिद्धरन और अलका की कथा, राक्षस और सुवासिनी की कथा तथा पर्वतेश्वर और अलका की कथा यह है। यह कुल 4 अंकों का नाटक है और उस 4 अंकों का थोड़ा थोड़ा परिचय हम यहाँ पर देख लेंगे। पहले प्रथम अंक में 11 दृश्य है। प्रथम अंक में कितने दृश्य है? 11 दृश्य है, याद रखिए। और नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है। यानी प्रथम अंक का या प्रथम अंक के प्रथम दृश्य का शुरुआत कहाँ से होती है? तो तक्षशिला के गुरुकुल से होती है, वार्तालाप से। यहाँ चाणक्य, सिंहरन यानी प्रथम अंक में कौन है? चाणक्य है, सिंहरन है, अंबिक है, अलका और चंद्रगुप्त उपस्थित होते हैं। अंबिक और चंद्रगुप्त में संघर्ष है, यानी किस किस में संघर्ष है? अंबिक और चंद्रगुप्त में संघर्ष होता है और अंबिक पराजित होता है, यानी अंबिक की हार हो जाती है। चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध और अलका के कहने पर सिंहरन गांधारी को छोड़ता है। यानी चंद्रगुप्त किसके कहने पर गांधारी को छोड़ता है? तो वह सिंहरन नहीं, अंबिक और चंद्रगुप्त में संघर्ष होता है और अंबिक पराजित होकर चला जाता है। चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध, यानी चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त कौन सा स्थान छोड़ता है? तो मगध छोड़ता है और अलका के कहने से सिंहरन गांधारी को छोड़कर चला जाता है। इस अंक में मुख्य रूप से चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य का नंद कुल के सर्वनाश की योजना बनाना, सीमा प्राप्ति की ओर प्रस्थान, प्रतिपक्षी अंबिक का सिंधु तट पर विरोध, दंडायन के आश्रय में दोनों पक्षों के लोगों का एकत्र होना, दंडायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान तथा मगध से लेकर गांधार तक की राजनीतिक परिस्थिति की प्रतिष्ठित की कथा का वर्णन हुआ। द्वितीय अंक में 10 दृश्य है। अभी द्वितीय अंक में पहले अंक में कितने? 11 दृश्य है। इस अंक में 10 है। 10 और 11 और 10 कितने हुए? तो 11 और 10 होते हैं, देखो यहाँ पर 11 और 10 20 और 21 दृश्य हुए। यहाँ पर 21 दृश्य हुए। तो इस अंक में पश्चिम उत्तर सीमा पार की राजनीतिक कथा वस्तु की स्पष्ट रूपरेखा देखी जा सकती है। दुराचारी फिलिप्स के चुंगुल से कार्नेलिया का निकलना, सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सफलता, विदेशी सेना की स्थिति एवं युद्ध कला की जानकारी चाणक्य को मिलना, चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनाना आदि कई महत्वपूर्ण घटनाएं इस अंक में घटती है। इसी अंक में घायल सिकंदर को चंद्रगुप्त प्राणदान देता है। तृतीय अंक में 9 दृश्य है। यहाँ पर 21 और 9 कितने होते हैं? तो वह 21 और 9 यहाँ पर 29 दृश्य हो जाएंगे। नहीं, 30 दृश्य हो जाएंगे। तो तीसरे अंक का आरंभ विपाशा तट से होता है। यानी तीसरे अंक का आरंभ कहाँ से होता है? तो विपाशा तट से होता है। राक्षस चाणक्य के बनाए गए चक्र में फंस जाता है। दूसरे दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर को आत्महत्या से रोकता है। सिकंदर अपने अनुचरों के साथ नौका से वापस लौटता है। चौथे अंक में राक्षस को एक चर के द्वारा पता चलता है कि चाणक्य उसको माया चक्र में फंसाकर मगध में विद्रोही कराने वाला है। पांचवें दृश्य में नंद सुहासिनी के साथ दुर्व्यवहार करता है। यानी पांचवें दृश्य में जो है नंद जो है सुहासिनी के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन समय पर आकर राक्षस उसे बचाता है। छठे दृश्य में चाणक्य षटकार से मिलता है जो नंद से प्रतिशोध लेना चाहता है। सातवें दृश्य में मालविका नंद को चाणक्य का दिया पत्र और राक्षस की अंगूठी देती है। आठवें दृश्य में नंद के प्रति विद्रोह होता है और नवें दृश्य में चंद्रगुप्त मगध का शासक बन जाता है। चौथा अंक देखते हैं। चौथे अंक में इस अंक में पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत होता है तथा कल्याणी की आत्महत्या कर लेने से चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो जाता है।
चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा करते हुए मालविका अपने प्राण दान देती है तथा उसकी हत्या कर राक्षस सेलुकस के यहाँ चला जाता है। इधर चाणक्य की नीति से खिन्न होकर चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त और चाणक्य में मतभेद होता है और चाणक्य भी राजमहल से चला जाता है। अंत में फिर चंद्रगुप्त को युद्ध में चाणक्य सिंहरण आकर मदद करते हैं। यानी चंद्रगुप्त को युद्ध में कौन मदद करता है, तो चाणक्य और सिंहरण युद्ध में मदद करते हैं, जिससे वो विजयी होता है और अंत में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ राक्षस और सुहासिनी का विवाह होता है तथा चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। यहाँ पर इस नाटक के पात्र देखेंगे, पात्र थोड़े ज़्यादा है यहाँ पर इस नाटक में। पात्रों में चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त नाटक में धीरोदात्त नायक है, यानी इस नाटक का नायक है। इसमें साहस यानी चंद्रगुप्त में साहस है, आत्मविश्वास है, निर्भीकता आदि गुण है। अंत में वह मगध ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट होता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में कौन कौन से गुण विराजमान हैं? धीरोदात्ता है, साहस है, आत्मविश्वासी है, निर्भीकता है, यह गुण उसमें है। अगला है चाणक्य। चाणक्य पात्र यह मुख्य पात्र है इस नाटक में आता है। इसमें दूरदर्शिता, सत्कर्तता और गंभीरता आदि गुण है। यानी चाणक्य में कौन कौन से गुण हैं? दूरदर्शिता यानी दूर की सोच, सत्कर्ता है और गंभीरता है यह है। नाटक में यह तत्कालीन समाज में व्याप्त ब्राह्मणत्व को प्रदर्शित करता है। यह वैदिक अनुयायी था। सिंहरण अलका का प्रेमी है। सिंहरण किसका प्रेमी है? तो अलका का प्रेमी है। याद रखिए, अलका और सिंहरण दोनों के बाबू सोना है यह। मालवगण का प्रमुख यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। यानी मालवगण का है और मालवगण से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत सिंहरण है। और सिंहरण की प्रेमिका कौन है? तो वह अलका है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है जो अकेले सिकंदर से युद्ध करता है। यह पोरस नाम से जाना जाता है। यानी पर्वतेश्वर किस नाम से जाना जाता है? तो पोरस नाम से जाना जाता है और यह पंजाब का राजा है, पंजाब का शासन देखता है और अकेले सिकंदर से युद्ध करता है। कौन? पर्वतेश्वर। अगला पात्र है नंद। नंद मगध सम्राट कल्याणी का पिता है। यानी नंद किसका पिता है? तो नंद जो है वह कल्याणी का पिता है। भोगी विलासी शासक है। यानी भोगी विलासी शासक है वह, आयश आराम जीना जाता है शासन छोड़कर। राक्षस मगध का अमात्य है। यानी राक्षस कहाँ का अमात्य है? तो राक्षस मगध प्रांत का अमात्य है। अगला पात्र है वररुचि। वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य है। यानी वररुचि का ही नाम कात्यायन है और यह मगध का अमात्य है। राक्षस मगध का अमात्य है यह भी। षटकार मगध का मंत्री है। यानी मगध का मंत्री कौन है? तो षटकार है, याद रखिए। अगला पात्र है अंबिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स यह सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। यानी मौर्य सेनापति कौन है? तो चंद्रगुप्त का पिता है। अगले पात्र है एनिसैक्ट्रिस सिकंदर का सहचर है। देवबल नागदत्त गणमुख यह मालव गणतंत्र के पदाधिकारी। यानी मालव गणतंत्र के पदाधिकारियों में कौन है? देवबल है, नागदत्त है, गणमुख है। यह मालव गणतंत्र के अधिकारी है या मालव प्रांत के अधिकारी है। साइबल्टियस मेगस्थनीज यह यवनदूत है। यानी यवनदूत कौन है? तो साइबल्टियस और मेगस्थनीज यह है। गांधार नरेश यह अंबिक का पिता है। सेलुकस सिकंदर का सेनापति है। दांडायन एक तपस्वी है। यानी दांडायन यह एक तपस्वी है। अब इस नाटक के स्त्री पात्र देखते हैं। स्त्री पात्रों में प्रथम पात्र अलका है। अलका जो गांधार नरेश की पुत्री है तथा अंबिक की बहन है। यानी अलका कौन है? तो गांधार नरेश की पुत्री है और अंबिक की बहन है। यह राष्ट्रप्रेमी और साहसी, यानी अलका राष्ट्रप्रेमी और साहसी है। सुहासिनी षटकार की कन्या है और राक्षस की प्रेमिका है। यानी सुहासिनी षटकार की कन्या है, षटकार की पुत्री है और राक्षस की बाबूसोना है, याद रखिए। कल्याणी यह मगध की राजकुमारी है। नीला लीला कौन है? तो कल्याणी की सहेलिया है। जो मगध की राजकुमारी है उसकी सहेलियाँ नीला और लीला है। यह
मालविका, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सेलुकस की पुत्री बाद में चंद्रगुप्त से विवाह करती है, यानी कार्नेलिया यह विदेशी पात्र है यहाँ पर, और यह सेलुकस की पुत्री है और बाद में चंद्रगुप्त से विवाह होता है इसका। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। एलिस, एलिस कार्नेलिया की सहेली है। इस नाटक में कुल 4 अंक 46 दृश्य, मैंने 44 बताए थे, लेकिन 46 दृश्य है इस नाटक में, और वह 13 गीत है। इस नाटक में कुल 13 गीत है। इस नाटक की भाषा कूटनीतिक है। जो कूटनीतिक क्यों है? क्योंकि वह चाणक्य द्वारा बताई हुई है, तथा इसमें तत्सम बहुल शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इस नाटक का अंगिरस वीर और श्रृंगारिक है, यानी चंद्रगुप्त नाटक का रस कौन सा है? तो अंगिरस और श्रृंगार रस है। वीर रस और श्रृंगारिक रस है। इसमें बौद्ध और वैदिक धर्म के बीच संघर्ष मिलता है। इसमें नारियों को स्वतंत्रता मिलती है। यूँ युद्ध में भी भाग लेती है नारियाँ। मंचीय दृष्टि से यह नाटक अधिक सफल नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ जब हम मूल रचना पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, जो स्थान है, पात्रों की भरमार है, दृश्य परिवर्तन है, यह सब कुछ, इसके कारण यह मंचीय दृष्टि से असफल नाटक माना जा सकता है। अधिक सफल नहीं हो सकता मंचीय इसका। अभी इसके जो है प्रमुख उदाहरण देखेंगे, प्रमुख कथन देखेंगे। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों? ये यौवन बता, ऐसा कुछ तो कथन है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों? यह सुहासिनी का कथन है। त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए, यह चाणक्य का कथन है। अति सुखों के लिए सोच क्यों? अनागत भविष्य का भय क्यों? यह सिंहारण का कथन है। अगला है, मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ, पर यौवन लुटेरों की सहायता से नहीं। यह चंद्रगुप्त का कथन है। मैं लेखक नहीं हूँ, कात्यायन शास्त्रों प्रेरणता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। यह चाणक्य का कथन है। मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियाँ है। यह अलका कहती है। मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियाँ है। यह अलका कहती है। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अल क्षेत्र राज सत्ता सुव्यवस्था से बड़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। यह दांडायन का कथन है। द्वितीय अंक में कौन कौन से कथन है यहाँ पर देखते हैं। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह कार्नेलिया कहती है। द्वितीय अंक में, अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह कार्नेलिया कहती है। और भी कार्नेलिया का एक महत्वपूर्ण कथन है यहाँ कि वो बाद में हम देखेंगे, यहाँ पर होगा तो अच्छा, नहीं तो मैं बताऊंगा। तो यह सपनों का देश, यह भी कार्नेलिया का कथन है। यह सपनों का देश, यह त्याग व ज्ञान का पालना, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है। यह मनुष्यता की जन्मभूमि है। यह कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है तृतीय अंक में। इसी अंक में कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि समझदारी आने पर यौन चला जाता है। मैं अविश्वास, कूट चक्र और छलनाओं का कंकाल हूँ। और एक चाणक्य का कथन है, मैं भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। यह भी इसी नाटक का कथन है। पतन और कहाँ तक हो सकता है? ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो। यह चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, जय माँ भारती। यह अलका कहती है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह कार्नेलिया कहती है। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए। यह चाणक्य का कथन है। यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। यह कार्नेलिया कहती है। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका। यह चंद्रगुप्त का कथन है। अभी यहाँ पर इनका दूसरा नाटक है जयशंकर प्रसाद का। वह नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित होता है। यह कुल 5 अंकों का नाटक है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया। यानी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में भारत और यूरोप के नाट्य कला का समावेश है? तो स्कंदगुप्त नाटक में है, याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
गुप्त वंशीय सम्राट, यानी वो यह स्कंदगुप्त कौन सा है, तो गुप्त वंशीय सम्राट है। यह 455 से लेकर 467 ईसा पूर्व में था। जीवन को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा नाटक के एकीकरण के लिए प्रेरित किया है। इसमें कुल जो है 5 अंक है, 33 दृश्य है और 7 गीत है। पुरुष पात्रों की संख्या 17 है और स्त्री पात्रों की संख्या 8 है। वह कौन कौन से पात्र है, वह क्या है, वह हम यहाँ पर देखेंगे। प्रसाद मूलतः ऐतिहासिक नाटक के रूप में जाने जाते हैं। नाटककार के रूप में प्रसाद ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मात्रगुप्त कालिदास संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है तथा गुप्त राजवंश की वंशावली प्रस्तुत की है। प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं, यानी प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने हैं। स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य है, यानी इसमें जो है स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य है तथा उनके समकक्ष दूसरे वाले काव्यकार कालिदास है, यानी इसके समकक्ष उसी स्थान पर जो है वह कालिदास है। प्रसाद ने नाटककार तथा कथा का काव्यकार कालिदास को अलग अलग माना है, नाटककार और काव्यकार को अलग अलग माना है कालिदास को। प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र, यानी इस स्कंदगुप्त नाटक में कौन कौन कल्पित पात्र है, कल्पित पात्र है, तो वह प्रपंच बुद्धि और मुद्गल। देवसेना और जयमाला वास्तविक और कल्पित पात्र दोनों हो सकते हैं, यानी जयमाला और देवसेना और जयमाला यह कल्पित भी पात्र हो सकते हैं, कल्पना भी की हो सकती है, और यह दोनों कल्पित पात्र हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। विजया, कमला, रामा और मालिनी यह कल्पित पात्र है, यानी विजया, कमला, रामा और मालिनी यह कल्पित पात्र है। स्कंद की माता का नाम देवकी रखा है, यानी जो स्कंदगुप्त की माता है, माँ थी, उसका नाम देवकी रखा था। इसका स्पष्ट ऐतिहासिक परिणाम नहीं, अंततः यह संदिग्ध है। शेष पात्र ऐतिहासिक है, बाकी जो पात्र है वह ऐतिहासिक है। इसमें कौन कौन से कल्पित पात्र है, तो कल्पित पात्रों में है देखो प्रपंच बुद्धि और मुद्गल यह पुरुष पात्रों में कल्पित है, और अन्य कल्पित पात्रों में कौन कौन से है, तो यहाँ पर विजया, कमला, रामा और मालिनी यह कल्पित पात्र है, और देवसेना और जयमाला यह वास्तविक भी हो सकते हैं और कल्पित भी हो सकते हैं। लेकिन कंफर्म कल्पित पात्र कितने हैं, तो ये 2, प्रपंच बुद्धि और मुद्गल 2, विजया 3, कमला 4, रामा 5 और मालिनी 6, यह 6 कल्पित पात्र हो सकते हैं, याद रखिए कल्पित पात्र है। और यह देवसेना और जयमाला यह संभ्रम है इसके प्रति। स्कंद की माता का नाम देवकी रखा था, इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, यह संदिग्ध है, यानी जो स्कंदगुप्त की माता का नाम देवकी ही था, यह भी भ्रम उत्पन्न करता है, क्योंकि इसका सटीक सबूत नहीं मिलता। शेष पात्र, बाकी के जो पात्र है वह ऐतिहासिक पात्र है। अभी इस नाटक की कथा वस्तु देखते हैं, कथा सार देखते हैं कि प्रथम अंक में क्या है, द्वितीय अंक में क्या है, यह देखेंगे, और बाद में हम इसके पात्र परिचय हुई उदाहरण देखेंगे। भारत की संकटग्रस्त स्थिति का, यानी पहले अंक में भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन प्रथम अंक में हुआ है। विदेशी आक्रमणों तथा अंतर्कलहों से राष्ट्र संकट में है। गुप्त वंश का अनिश्चित उत्तराधिकारी नियम समस्या को और गहरा कर देता है। ऐसे में स्कंदगुप्त पुष्पमित्रों को तथा मालव पर हमला कर देता है, शकों को पराजित करता है, परंतु राजधानी में अनंत देवी, पुरुगुप्त और भट्टारक सता हथियाने के षड्यंत्र में सम्राट की हत्या कर देते हैं। अगला है विजय। दूसरे अंक में विजया स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित, यानी विजया स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित है। स्कंदगुप्त सिंहरण पर बैठने के प्रति उदासीन है। प्रपंच बुद्धि भट्टारक और शर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है। रामा देवकी को बचाने का प्रयत्न करती है। अंततः स्कंदगुप्त आकर देवकी को बचा लेता है तथा पुरुगुप्त और अनंत देवी को फिर विद्रोह न करने की चेतावनी देकर छोड़ दे जाता है।
इधर बंधु वर्मा मालव राज्य स्कंदगुप्त को अर्पित कर देते हैं। उज्जैनी में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण होता है। यानी कहाँ पर राज्यारोहण होता है स्कंदगुप्त का? तो उज्जैनी में, याद रखिए। तीसरा अंक है प्रपंच बुद्धि तथा भट्टारक। विजया की सहायता से देवसेना की बलि का उपक्रम रचते हैं। यानी किसकी सहायता से विजया की प्रपंच बुद्धि तथा भट्टारक, यानी प्रपंच बुद्धि तथा भट्टारक यह विजया की सहायता से देवसेना की बलि का उपक्रम रचते हैं। मात्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त उसे बचाते हैं। उपहार स्वरूप मात्रगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। भट्टारक अनंत देवी पुरुगुप्त का हुनों के साथ संयोग, गोविंद गुप्त की वीरगति, सिंधु प्रदेश से म्लेच्छा राज्य ध्वस्त होने पर स्कंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। गांधार की घाटी में युद्ध करते हुए बंधु वर्मा को वीरगति प्राप्त होती है। यानी कहाँ पर युद्ध करते हुए? गांधार की घाटी में युद्ध करते हुए बंधु वर्मा वीरगति प्राप्त होती है। यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः भट्टारक के विश्वासघात से स्कंदगुप्त कुंभा नदी में बह जाता है। स्कंदगुप्त किस नदी में बह जाता है? तो कुंभा नदी में बह जाता है। चतुर्थ अंक में स्कंदगुप्त गायब हो जाता है। किसी को पता नहीं वह कहाँ है। निराशा का माहौल है। अराजकता है की स्थिति। विजया तथा शर्वनाग राष्ट्रहित के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। स्कंदगुप्त को मृत समझकर आघात से देवकी की मृत्यु होती है। कमला के धिक्कारने पर भट्टारक का शस्त्र त्याग, ब्राह्मण ब्राह्मण श्रमण विवाद तथा समाधान के पांथिक एकता की वकालत स्कंदगुप्त की वापसी होती है। उतने में स्कंदगुप्त आते हैं। पांचवें अंक में जो है गुप्त सम्राट का उपाधि धारण करता है। विजया स्कंदगुप्त को रत्न ग्रह देने का प्रस्ताव करती है। स्कंदगुप्त का देवसेना से प्रति प्रणय निवेदन है। देवसेना ठुकरा देती है। प्रख्याति कीर्ति के नेतृत्व में बौद्ध संघों का हुनों तथा अनंत देवी के संयोग से हुंकार अंततः हुन स्विलिंग पराजित तथा हत पुरुगुप्त को युवराज शोषित करता है। राष्ट्र के लिए सभी संकटों को जीत कर भी स्कंदगुप्त निजी जीवन में पराजित देवसेना के साथ रहने का स्वप्न अधूरा रह जाता है। नाटक का अंत यहाँ पर होता है। अब इस नाटक के पात्र देखते हैं। पात्रों में जो है वह है स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य है। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य है। कुमारगुप्त यह मगध का सम्राट है। गोविंद गुप्त यह कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित यह पर्णदत्त का पुत्र है। बंधु वर्मा मालव का राजा है। भीम वर्मा यह बंधु वर्मा का भाई है। मात्रगुप्त यह काव्यकर्ता कालिदास है। यानी मात्रगुप्त कौन है? तो काव्यकर्ता कालिदास है, जो आषाढ़ का एक दिन नाटक में भी कालिदास को मात्रगुप्त कहा गया है। मात्रगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक है। यानी प्रपंच बुद्धि कौन है? तो बौद्ध कापालिक है। शर्वनाग यह आवर्योद का विषयपति, यानी शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। कुमारदास धातुसेन सिंहल का राजकुमार है। पुरगुप्त यह कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। उसके बाद भट्टारक नवीन महाबलाधिकृत है। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य है। खिलिंग यह हुन आक्रमणकारी है। मुदगल यह विदूषक है। इसमें याद रखिए। प्रख्यात कीर्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रख्यात कीर्ति यह लंकाराज कुल का श्रमण, महाबोध बिहार, स्थवीर, महाप्रतिहारी, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक इत्यादि है। अभी यहाँ पर स्त्री पात्र देखते हैं। पुरुष पात्र देखे हमने। स्त्री पात्रों में देवकी कौन है? तो कुमारगुप्त की बड़ी रानी है। स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी यह कुमारगुप्त की छोटी रानी और पुरगुप्त की माता है। जयमाला यह बंधु वर्मा की स्त्री यानी पत्नी है। जयमाला यह बंधु वर्मा की स्त्री या पत्नी है। मालव की रानी है। देवसेना यह बंधु वर्मा की बहन है।
विजया मालव के धन कुबेर की कन्या, यानी विजया जो है मालव के जो धन कुबेर थे उनकी कन्या है। कमला यह भट्टारक की जननी है। रामा शर्वनाग की स्त्री है। और मालिनी मात्रगुप्त की प्रणयी सखी है, यानी मालिनी यानी मात्रगुप्त यानी कालिदास की प्रणयी सखी है, दासी है इत्यादि। आप यहाँ से कुछ उदाहरण देखेंगे। यह भूमिका से है यहाँ का उदाहरण। इस नाट्य रचना का आधार दो मंतव्य पर स्थिर किया गया है जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह कि उज्जैनी का पर दुख भयंचक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था। दूसरा यह कि मात्रगुप्त की दूसरा कालिदास था जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए हैं। यह भूमिका से कथन है। अधिकार सुख कितना मादक और शालीन है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा हुआ है। अधिकार सुख कितना मादक और शालीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार करती है, यह स्कंदगुप्त कहता है। अगला कथन है राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन है, यह पर्णदत्त स्कंदगुप्त से कहता है। अगला है युद्ध तो करना ही पड़ता है। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यानी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए युद्ध आवश्यक है, युद्ध तो करना ही पड़ता है, यह कुमारगुप्त धातुसेन से कहता है। नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान सत्य है। संसार में इसी का बोलबाला है, यह धातुसेन कहता है। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, यानी रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। जिसके हाथ में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। और यदि मांगकर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा, यह भट्टारक का कथन है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, यानी कविता करना अनंत पुण्य का फल है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, यह मातृगुप्त का तथा कालिदास का कथन है। कवित्व वर्णमय मित्र है, यानी कवित्व वर्णमय मित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है, कविता ही ना, यह मातृगुप्त मुद्गल से कहता है, यानी कालिदास मुद्गल से कहता है। तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से उस सुख का आलिंगन करने कभी भूलकर आ जाना। मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदु हिलकोर उठता है, यह मातृगुप्त अपनी जन्मभूमि कश्मीर के लिए कहता है। इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन का रुका महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, यानी परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है। स्थिर होना मृत्यु है, निचेष्टा शांति मरण है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यानी यहाँ पर गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षित करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है, यह धातुसेन मातृगुप्त से कहता है। अगला कथन है पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, यानी पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, यानी पुरुष क्या है, कुतूहल और प्रश्न है, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान, यह धातुसेन मातृगुप्त से कहता है।
युद्ध क्या गान नहीं है, यानी युद्ध क्या गान नहीं है। रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की दृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मातंग का शिव का सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। यह विजयमाला का कथन है। द्वितीय अंक में पवित्रता की माप है मलिनता, यानी द्वितीय अंक में यह कथन है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह महत्वपूर्ण कथन है। जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है और वही स्वर्ग है। यह देवसेना विजया से कहती है। काफ़ी अच्छे कथन है और परीक्षा में पूछे जा सकते। संसार में जो सबसे महान है, यानी संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम है महत्व। यह स्कंदगुप्त कर्णपालिकित से कहता है। अगला कथन है, संपूर्ण संसार कर्म ने वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसा ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।